तुक्का मारने वाले हो, जय माता दी करोगे, ये सारी चीजें यहाँ नहीं चलने वाली। तुक्का नहीं मारना है। किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें 3 राउंड में अटेम्प्ट किया जाता है। नहीं हो रहा है तो छोड़ो, ये जो लास्ट का टाइम होगा ना, इस टाइम पे तुक्का सोचा जाएगा। जहन में भी नहीं आना चाहिए कि तुक्का मारा जा सकता है। सो पूरा डिस्क्लेमर सुन लो पहले, आगे जाने से पहले। तुक्का मारना इलीगल नहीं है। मैंने मारा है, मेरे मार्क्स बढ़े हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे भी मार्क्स बढ़ेंगे। तुम इस पूरे वीडियो को किस तरह से परसीव करोगे ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे जो फाइनल मार्क्स आने वाले हैं उसमें +30 होगा कि -30। सो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज को बहुत ढंग से समझना, और अगर तुम समझदार हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना। खैर तुम तो देखोगी, चलो आ जाओ। सो हेलो यारो, लेट्स स्टार्ट विद तुक्का स्ट्रेटजी नहीं, द क्रैकिंग स्ट्रेटजी। देखो, क्रैकिंग स्ट्रेटजी इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये तुक्का स्ट्रेटजी है ना, बहुत प्रिमिटिव वर्ड है। ये ऐसा लगता है कि तुम कुछ तुक्का मारने वाले हो, जय माता दी करोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं चलने वाली है। क्रैकिंग स्ट्रेटजी मेरे मैथ सर बोलते थे जब भी किसी भी सवाल को इंटेलिजेंटली सॉल्व किया जाता था। तो हम लोग ना आज के वीडियो में सबसे पहली चीज़, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं होंगी, झूठे सपने नहीं दिखाए जाएंगे, हर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। दूसरा, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, लास्ट का टाइम है, मीम्स नहीं डालूंगा मैं। तीसरा, साइंटिफिक अप्रोच होगा, एक भी चीज़ में ये सोर्स नहीं रहेगा कि ट्रस्ट मी ब्रो और स्टैनफोर्ड में कोई रिसर्च हुई थी तुक्के के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फाइनल साइंटिफिक अप्रोच किस तरह से किया जा सकता है, ये चीज़ें तुमको भी सोचनी चाहिए अपने लाइफ में। बहुत सारे लोग तुम लोग सोच के रखे होगे, बट इस वीडियो में ना कंपाइलेशन है उन सारी चीज़ों की जो तुम तुक्के की तरह यूज कर सकते हो अपने फाइनल। बहुत सारी फेक स्ट्रेटजीज को एक्सपोज किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे जनरल यूट्यूबर्स तुमको बहुत बार कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताते हैं जिससे तुम्हारे मन में एक बार हंसा आ जाए क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं था, बट वो सुनने में अच्छी लगती है बट होती नहीं है। उनको भी एक्सपोज करेंगे क्योंकि तुम देख के तो आ जाओगे बट एग्जाम में अप्लाई करने के बाद तुम रिग्रेट करोगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, पहला तो यार, व्हेन टू डू तुक्का, तुक्का कब मारना है। सबसे पहले तो यार तुक्का नहीं मारना है। तुक्का क्यों नहीं मानना है, समझो एक पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैं तुमको आज इसी वीडियो में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ फ्री में। किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें 3 राउंड में अटेम्प्ट किया जाता है। पहला राउंड होता है जब तुम उस पूरे पेपर में गो थ्रू करते हो, उसमें लेवल 1 के सवाल को सॉल्व करते हो। क्या हुआ भैया लेवल 1 का सवाल? लेवल 1 का सवाल वो हुआ जो ईजी है, जो तुम पढ़ के समझ पा रहे हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे पता है किस चैप्टर का है, मुझे पता है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, आंसर आ जाएगा। और ना भले ही मुझे आता है बट ये लेंदी भी नहीं है, इसको सही ड्यूरेशन में सॉल्व करके आंसर लाया जा सकता है। ऐसे लेवल 1 के सवाल टक टक करके पूरे पेपर में जल्दी से खत्म कर दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमने सिर्फ 15 सवाल किए, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने 60% 70% पेपर कर चुका है। मैंने अपने टाइम पे लेवल 1 के सवाल 60% पेपर खत्म कर चुका था, उसके बाद मैं लेवल 2 के सवाल पे गया था। जब मैं लेवल 2 के सवाल पे गया था तो उसमें वो वाले सवाल थे जो मुझे उस टाइम पे देख के समझ में नहीं आ रहे थे, बट तुमको पता है स्टार्टिंग में क्योंकि हमारा दिमाग नया होता है और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच में नहीं गया होता है, तो हम लोग को उस टाइम पे चीज़ों को उल्टे तरीके से सोचना नहीं आता है, जो बहुत बार जेईई मेंस में ज़रूरत होती है। बट जब तुम बहुत बार एक इजी सवाल के पैटर्न को सॉल्व कर चुके होते हो और तुम कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ अभी मैंने सवाल सॉल्व किए हैं, तब तुमको स्ट्राइक करने लगता है कि अच्छा इस पेपर को तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो तुम फिर उन सवालों को अप्रोच करो जो तुमको लगता है टफ है या फिर लेंदी है, और तुम उसके भी इजी अप्रोचेस निकाल लोगे और वो भी सॉल्व होने लगेंगे। देखो, लेवल 2 के सवाल भी कर लेना, बिना टाइम वेस्ट किए, किसी भी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। नहीं हो रहा है तो छोड़ो, अगर क्लिक हो रहा है तो कर लो। लेवल 2 के सवाल तक देयर शुड बी नो तुक्का स्ट्रिक्टली, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 का सवाल करो, लास्ट में शायद आधा घंटा बचेगा, 45 मिनट बचेंगे या 15 मिनट बचेंगे, बेस्ड ऑन तुम कितने एफिशिएंटली पेपर को किए हो। इस टाइम पे तुमको क्रैकिंग टाइम स्टार्ट करना है। ये जो लास्ट का टाइम हुआ ना, इस टाइम पे तुक्का सोचा जाएगा। ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन समझो। तुमको पता है जब मैं एक बहुत ही फेमस रिनाउंड टीचर की जब तुक्के स्ट्रेटजी को देख के गया था, जस्ट टू प्रमोट इस वीडियो, उन्होंने हर क्वेश्चन को ऐसा दिखाया कि देखो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मैंने ये ऑप्शन पढ़ा, और मुझे देखते ही क्लिक हो गया कि इसका यही ऑप्शन होने वाला और ये ऑप्शन नहीं होने वाला। बट इसका इफेक्ट मेरे ऊपर इतना नेगेटिव पड़ा कि डिस्पाइट एग्जाम में मुझे वो क्वेश्चन आता था, स्टिल मैं हर क्वेश्चन को लेंस से देख रहा था कि मैं इसमें तुक्के कैसे मार सकता हूँ, और मैंने सवाल सॉल्व ही नहीं किए। मैं बस सवाल को पढ़ रहा था, हाँ ए और डी नहीं होगा, बी सी में ही होने वाला है, बी मार देते हैं। और फिर मैंने एग्जाम में ही रियलाइज किया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ कि मैंने उनके वीडियो को इतना ज़्यादा पर्सनल ले लिया। सो कोई ज़रूरत नहीं है लेवल 1 और लेवल 2 के सवाल में ये सोचने की भी कि तुक्के मारे जा सकते हैं। जहन में भी नहीं आना चाहिए कि तुक्का मारा जा सकता है। थर्ड राउंड में ही तुक्के मारने के बारे में अपन सोचेंगे, ठीक है। लेकिन थर्ड राउंड में मजा आएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले तो यार मारने कितने हैं तुक्के, इसके पीछे भी एक स्टैट है। मैं तुमको बस फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ कि तुमने जितने भी सवाल किए हैं उनके
के जो नंबर ऑफ मार्क्स आ रहे हैं उसका सिर्फ 5% नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमको तुक्के मारने हैं। टफ हो गया ना? सुनो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है लेवल 1 और लेवल 2 के बाद। इन 200 मार्क्स का 5% हुआ 10 मार्क्स, तो अब तुम 10 ही तुक्के मार सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेटेड तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि सारे तुक्के मार दिए। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? अगर तुम्हारा वर्स्ट केस हुआ और तुम्हारे 10 गलत हो गए तो तुम्हारे 200 से 190 होंगे, बट अगर सारे सही हुए तो वो 200 से 240 हो जाएंगे। तो तुम्हारा जो परसेंटाइल का शिफ्ट आएगा ना 200 से 190 में, वो डिफरेंस और 200 से 240 का डिफरेंस वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट कि क्या मुझे इससे ज़्यादा तुक्के मारने चाहिए एंड स्टफ, नहीं मारने चाहिए। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया कितना तुक्का मारना है, कैसे नहीं मारना है, सारी चीज़ें पता है। बाय द वे एक और चीज़, बहुत बार ना तुमको बताया जाता है रॉन्ग तुक्के के मेथड। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया जाता है कि ऐसे तुक्के मारो मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहला है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन का। लोग बोलते हैं स्टैनफोर्ड पे रिसर्च हुई थी, ऑक्सफोर्ड में रिसर्च हुई थी, तब जाके ये तुक्के की स्ट्रेटजी आई है। यार वो लोग नहीं करते हैं ऐसा, उनके पास बहुत चीज़ें हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में और न्यूरो साइंस में जिसके ऊपर वो रिसर्च करेंगे। तुम समझो, तुम्हारे सामने जो पेपर आएगा, तुम्हारे और बगल वाले के पेपर में क्वेश्चन का ऑर्डर अलग होने वाला है, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसके ऑप्शंस का भी ऑर्डर अलग होने वाला है। तो अब तो साइंटिफिकली सिर्फ 25% चांस ही हो गया कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ऑर्डर ही अलग कर दिया है। अब तो चांस ही नहीं है कि पेपर सेटर का साइकोलॉजी सी का था या फिर बी का था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बहुत गलत है कि तुम मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन को जाके सी ही टिक करके आ जाओगे क्योंकि किसी भैया ने बोल दिया था सी टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट, बहुत बार लोग बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज आंसर्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन है 0, 20, 80 और 1000, तो लोग बोलते हैं 0 और 1000 को हटा दो। नहीं करना है ऐसा। हाँ, ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं बट वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ वैसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें एक्सट्रीम ऑप्शंस भी सही होते हैं। मैं ये करूँ कि ये करूँ, एक्सट्रीम्स को हटा दो, सी को मार्क कर दो। अंधविश्वास का गेम नहीं खेलेंगे हम लोग। ट्रस्ट मी ब्रो, सोर्स नहीं होने वाला है। जो चीजें होने वाली है सोच समझ के स्ट्रेटजिकली चेस खेलने जा रहे हो तुम। चलो अब कैसे करना है भैया, सब पता चल गया, ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे करना है, सब ठीक है। करना क्या है चलो अब बताते हैं। Let's start. सुनो, इससे पहले हम लोग वीडियो पे आगे जाएं, इस बात को समझो कि ठीक है तुम वीडियो को देख रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन भी आ रहा है, बट वो मोटिवेशन ड्राई अप क्यों हो रहा है? वो मोटिवेशन तुम कंसिस्टेंसी के साथ डेली क्यों नहीं लेके जा पा रहे हो? इसका रीज़न ये है कि तुम्हारे पास डेली सुबह उठ के एक पर्पस नहीं रहता है, तुम्हारे पास वो खास वे ऑफ लिविंग अभी भी नहीं आई है। एंड आई एम श्योर इस छोटी सी एज में हमारे पास वो जनरली नहीं होती है। विद टाइम विद एक्सपीरियंस आती है, हमारे अंदर भी आएगी। बट लेट मी टेल यू, जेई सोसाइटी की एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे आई एम गिविंग यू ऑल द फ्री रिसोर्सेज विच आई हैव। मैं तुमको अपने वॉइस नोट भेजता हूँ। आई गिव यू योर डेली टारगेट्स, योर डेली मोटिवेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि तुम अपने डेली लाइफ को सस्टेन कर पाओ। सो अगर तुम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना बीच में, दिस कम्युनिटी इज योर लाइफ सेवर। किसी भी पेपर को जब किया जाता है तो उसके नोवल मेथड तुमको समझने हैं। ठीक है, इस स्ट्रेटजी का नाम ही हम लोग रख देते हैं नोवल मेथड। एक्चुअली कैसे क्रैक किया जाता है, तुम ना आइडेंटिफाई करो उन की टर्म्स को, उन यूनिट्स को, उन डायमेंशन को। एक सवाल को ढंग से पढ़ो। फॉर एग्जांपल तुमने सवाल पढ़ा भी नहीं, उसको ढंग से पढ़ो, समझो ये कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, इसमें कंसेप्ट्स क्या है, क्या ये एनसीईआरटी का था, क्या ये इनऑर्गेनिक डायरेक्ट मैंने पीवाईक्यू करके रखा है, समझो कि इसमें था क्या, और फिर तुम उसमें देखोगे, तुम उसमें कोई ना कोई एनालॉजी निकाल लोगे, भले ही तुमको वो सवाल नहीं आता हो। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, उसमें तुमको मैट्रिसेस भी बहुत सारे दिए हैं, और ऑप्शन में तुम देखोगे कि वैल्यूज दी गई है 54, 28, 27 ऐसे करके। तुम बहुत बार देखोगे कि जो मैट्रिक्स था उसका जो डिटरमिनेंट निकाला गया वो इन ऑप्शंस में से किसी का फैक्टर होगा और वही ऑप्शन सही होगा। तो तुम खुद गेस कर सकते हो ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि जब फाइनल कैलकुलेशन की गई हो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई किया गया होगा किसी दूसरी चीज के साथ। दैट्स द एग्जैक्ट क्रंच। तो यहाँ पे भी हम लोग सोच समझ के कर रहे हैं। ट्रस्ट मी ब्रो वाला खेल नहीं चल रहा, काम रह के एक सवाल को ढंग से करना। और बार ऐसा होता है कोई कोने का सवाल आ जाता है और तुमको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट्स डाल दे रहे हो, तो सवाल को ढंग से पढ़ो, तुमको लगेगा अच्छा दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों के इक्वेशन दिए, उनका तुम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो और फिर उसको ऑप्शन से पुट करके देखो कोई ना कोई लोकस कोई फिट होने लगेगा। तो तुम अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट्स को यूज करके भी कोने के कुछ सवाल कर सकते हो। आई एम श्योर तुम लोग कर भी रहे होगे, बट मैं तुम्हारा रिफ्रेश कर रहा हूँ जल्दी क्या करना है। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस बहुत काम आया है। तो मैं केवीपीवाई दे रहा था अपने लाइफ का फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उस टाइम पे सेमीकंडक्टर से एक सवाल आया था, वो पेपर का लास्ट सवाल था, बहुत कम टाइम था, मुझे सोचा क्या करें। तो मैंने सोचा कि ये सवाल होने तो नहीं वाला है मुझसे, तो मैं इसको बस पढ़ता हूँ। और जब मैंने उस पूरे सवाल को पढ़ा तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि हाँ मुझे सारे डायमेंशन देके रखे हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं, बट मुझे एक भी इसका लिंक नहीं पता है।
मुझे एक स्ट्रक्चर देके रखा है जो है एक सिलेंडर जिसके कैप्स नहीं है बट इसके सरफेस पे ही कुछ चार्जेस हैं। तो मैं इससे एरिया निकाल सकता हूँ, तो मैं 2πRH लिखूंगा इसका एरिया, और डायमेंशंस के थ्रू मुझे दिख रहा था कि एरिया ही निकालना है, वॉल्यूम नहीं। फिर मैंने जब सारे डायमेंशंस को डाला और सारे वैल्यूज को पुट किया, मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया है 2πRH, और फिर मैंने जब सारे वैल्यूज को डाला और फिर डायमेंशंस के थ्रू एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया जो एग्जाम में पूछा गया था, दैट वाज द फाइनल आंसर, और वो ऑप्शन में भी था, मैंने उसको टिक किया और वो सही। तो बहुत बार ऐसे भी अगर तुम एग्जाम में सिर्फ काम होके इस बात को बताते हुए दैट आई एम द बेस्ट, सवाल हो जाएंगे, बस मुझे ढंग से पढ़ना है और समझना है, दिमाग का खेल है, कर लोगे। IIT बॉम्बे में ना स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक कोर्स है, उस कोर्स का एक फाइनल जब एग्जाम लिया गया था उसमें 2 सवाल आए थे। पहला सवाल था जिसमें प्रोफेसर लिखता है कि दिस इज अ क्वेश्चन जिसके आंसर तुमको नहीं पता है बट इसके 4 ऑप्शन है, तुमको गेस करना है इसका आंसर क्या होने वाला है। और सेकंड क्वेश्चन था कि यूज ऑल द वे जो तुमने आज स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में पढ़ा है इस पूरे सेमेस्टर, और अलग अलग वे से ये प्रूव करो क्यों एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है, और फिर इसी को अप्लाई करो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 50-50 मार्क्स के 2 सवाल। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब तुम देखोगे ना कि एक सवाल में लिटरल तुक्का कैसे मारते हैं, तो उस टाइम पे जय माता दी ये सब काम नहीं आता है, उस टाइम पे वो एलिमिनेशन मेथड काम आता है। एलिमिनेट करो, देखो कि कौन सा ऑप्शन इलॉजिकल लग रहे हैं, ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये हो सकता है, तो हम काट दो। डायमेंशन के थ्रू कौन से ऑप्शन पॉसिबल लग रहे हैं उनको टिक कर दो, वही दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। तुमको कौन से ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस है थीटा, माइनस थीटा, 0 और साइन थीटा, तो तुमको दिख गया कि थीटा और माइनस थीटा शायद वो साइंस में मुझे कंफ्यूज करना चाह रहा है। हर बार सही नहीं होता है बट यू कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी की शायद तुमको यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो तुम थोड़ा बहुत पुट करके देख सकते हो कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव, और तुमको थोड़ा बहुत उससे अंदाजा लगे, समझ रहे हो कि यहाँ पे बातें कैसे हो रही है, ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव, बोथ S1 एंड S2, ये सारे कभी कभी तुमको सही दिख जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चौथा ऑल ऑफ द अबव होगा। थोड़ा बहुत देखो, अच्छा हाँ ये दोनों सही लग रहे हैं, शायद हो सकता है ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत बार ये ऑप्शन भी सही निकलते हैं, हर बार नहीं, अगेन सही, बहुत बार। नन ऑफ द अबव बहुत बार नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेटर डेफिशिएंट हो जाता है लॉजिकल ऑप्शंस के, तो नन ऑफ द अबव डाल देता है। बट बहुत बार नन ऑफ द अबव भी मैंने सही होते हुए देखा है, ठीक है। बट दीज आर सम लॉजिकल नॉर्मल थिंग्स जो तुम खुद समझोगे जब तुम इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, तुमने अगर अभी तक पूरा देखा है इस मींस तुम स्मार्ट हो, ठीक है, तुम चीजों को समझ रहे हो। जैसे ही मैंने बोला आगे का पूरा तुम्हारा जो एग्जाम होगा उसमें तुम्हारे हाईएस्ट पोटेंशियल से 30 मार्क्स कम आएंगे या 30 मार्क्स ज्यादा, ये डिपेंड करने वाला है कि तुमने इसको परसीव कैसे किया है, तुम इस वीडियो को समझे कैसे। तो ये लास्ट के इंस्ट्रक्शन तुमको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। क्या है, एक क्वेश्चन तो तुक्का तभी मारो जब तुमको लगता है कि वर्थ इट होने वाला है। अगर तुमको दिख रहा है 4 ऑप्शन चारों नहीं आते हैं तो भाई मत करो उस पर, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है हाँ ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, किया जा सकता है, देन गो फॉरवर्ड, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुमको सिखा दिया बट तुम समझे कितना, तो खुद PYQs में अप्लाई करके देखो। 1 घंटा बैठो, ज्यादा टाइम मत देना, 20 मिनट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, रैंडमली PYQ बुक खोलो, उसके रैंडम क्वेश्चंस को उठाओ, अलग अलग टाइप के सवाल, वो सब में देखो कि इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो तुमको दिखेगा कि शायद कुछ क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट मत होना, रियलिटी चेक है, बट कुछ क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। इससे तुम्हारा माइंड और ज्यादा शार्प होगा कि कब अप्लाई करना और कब नहीं करना है, क्योंकि तुक्के का गेम एक ही है, आता सबको है बट ये नहीं आता कि कब मारना और कब नहीं मारना, ये तुम खुद सीखोगे। और नेक्स्ट, साइकोलॉजी ऑफ एंजाइटी। मैं जब अपने एग्जाम पेपर में बैठा था मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में, तो ऐसा हो गया था यार कि मेरे सामने एक क्वेश्चन, मुझे पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, टाइम कम है, मैथ्स का सवाल है, बट मुझे इसको पूरा सॉल्व करना नहीं क्योंकि ये बहुत लेंथी है। 4 ऑप्शन, मुझे अपने पूरा मेरा तुक्का वाला दिमाग चला, मैंने देखा एलिमिनेशन के थ्रू 2 ऑप्शन हट गए, 2 ही ऑप्शन बचे हुए, अब मुझे चूज करना है विच वन टू डू। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मैं ना थोड़ा बहुत एंग्जाइटी में आ गया, ए या बी, मेरे हाथ ठंडे हो गए, मेरे पैर चल रहे थे। एग्जाम हॉल में ना ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, तुक्के के कारण तुमको अपनी कामनेस को नहीं खोना है, अपने कामनेस को हमेशा अपने ऊपर वाले स्टेट पे। फिर मैंने क्या किया, मैं उस सवाल को छोड़ दिया तुरंत। जैसे ही मैंने रियलाइज किया कि मैं हार रहा हूँ, मैंने उस सवाल को छोड़ा और मैं आगे के सवालों को देखने लगा। फिर जब तुम आगे के सवालों में भी धीरे धीरे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो तो तुमको अपने आप रियलाइज होता है कि हाँ शायद इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो तुम अपने मन की बात सुनो, करना है कि नहीं करना। उस टाइम पे मेरे मन ने बोला करो, तो मैंने उसको फिर बैठा और फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उस पूरे सवाल को वापस पढ़ा, और तब मुझे दिखा कि अच्छा हाँ इसका तो ए ही होने वाला है, एंड देन मैंने वो ए मार्क कर दिया और वो सही, ठीक है। तो बहुत बार तुमको ऑन द स्पॉट नहीं आएगा, तुरंत आगे चले जाओ, वापस पीछे आओ, इस बार आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और लास्ट, क्योंकि तुमने पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि अब ये वीडियो का एंड है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक सब्जेक्टिव सवाल है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे एग्जाम में सबसे ग्रेटेस्ट लेवल तुम्हारा क्या होगा, ठीक है।
जितनी स्ट्रैटेजी सीखी उसको अप्लाई करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन तुमको सही लगता है। नंबर 1, तुमको काम रहना, जो आदमी पूरे एग्जाम में काम रहता है वो सबसे पॉजिटिव स्टेट पे। नंबर बी, जो फास्ट सॉल्व करता है वो सबसे पॉजिटिव स्टेट पे। नंबर सी, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाता है वो सबसे पॉजिटिव स्टेट पे। और नंबर डी, जिसका पास वाला इंटेलिजेंट है वो सबसे पॉजिटिव स्टेट पे। तो 4 ऑप्शन है, सोचो कौन सा तुम्हारे हिसाब से सही है और ऑप्शन में बताओ विद एक्सप्लेनेशन कि तुम्हारे हिसाब से वो क्यों सही है। ठीक है, बाय द वे ये पढ़ के जाना। ऑल द बेस्ट।